नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस के दर्शकों के साथ मैं आज मुलाकात करवाने वाला हूं एक खास मेहमान की। ऐसे एक मेहमान जो कि आपके रुपए पैसे का ही नहीं, आपके चित्त का, आपके मन का भी ख्याल रखते हैं, आपको उस पर भी सलाह देते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और अगर साथ में इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ भी शेयर करेंगे, जिनको आपको लगता है कि इससे मदद मिलेगी, जिनको फायदा होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा, बिरादरी बढ़ेगी। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं आज के मेहमान से। और ये फाइनेंशियल एडवाइजरी के कारोबार में बहुत जाना माना नाम है, बहुत इज्जत के साथ इनका नाम लिया जाता है। हमारे मेहमान हैं गौरव मशरूवाला साहब। गौरव भाई, आपका स्वागत है। जी, आपके शो पे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके साथ काम करने में हमेशा मजा आया है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, धन्यवाद। और मैं बताऊं कि गौरव मशरूवाला जी, मैंने आपसे कहा कि अभी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बहुत सेन एडवाइस देते हैं। लेकिन उससे और इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने एक योगिक वेल्थ नाम की किताब लिखी है। और योग और वेल्थ, आप सोचिए दो चीजों का योग कैसे हुआ है। और आज के माहौल में यहीं से मैं शुरू करना चाहता हूं गौरव भाई, कि इस माहौल में जिस वक्त चारों तरफ अनिश्चितता फैली हुई है, हर एक आदमी के मन में तरह तरह की शंकाएं, सवाल हैं। पता नहीं नौकरी रहेगी कि नहीं, पता नहीं कमाई होगी कि नहीं, कहीं धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा, मेरा तो जो होगा जो होगा, मेरे ऊपर 10 लोग डिपेंडेंट हैं जिनको मैं सैलरी देता हूं, इनका क्या होगा। इस माहौल में सबसे पहले किस चीज की चिंता करनी चाहिए और मन को शांत रखने का उपाय क्या है? लोग जी, कभी कभी जो हमारी चिंता है ना, उसको भगवान के लिए इनसिक्योरिटी बना दे। भगवान को ये कह दे कि भगवान, आज तक तूने मुझे भूखा नहीं रखा, और रखा फिर भी मैं जिंदा हूँ। मैंने जो कपड़े पहने हैं उसके अलावा मेरे पास और जोड़े भी है। आज तक कभी मैं फुटपाथ पे नहीं सोया, रेलवे स्टेशन पे नहीं सोया। अगर आप टीसी है तो अलग बात है। हम्म। अब तक तूने खुद का रिकॉर्ड नहीं बिगाड़ा। अब हिम्मत है तो दिखा तेरा रिकॉर्ड पर। भगवान को इनसिक्योरिटी दे दो, भगवान पे भरोसा रखिए। वैसे उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। हम्म। हमें भगवान से क्या मिला है, काउंट योर ब्लेसिंग्स ये अंग्रेजी में कहते हैं। और यहाँ पर मैं उसकी बात करता हूँ। दिक्कत है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम इसलिए है कि आमदनी में कटौती है, या तो तनख्वाह या मुनाफा या प्रोफेशनल फी। हमारे जो निवेश है उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, स्टॉक मार्केट हो या गोल्ड हो या डेट इंस्ट्रूमेंट। बीमारी भी है, वो उसे मना नहीं कर सकते। ये सब तो पहले देखा हुआ, लेकिन तीनों चारों चीज साथ में पहली दफे देख रहे हो तो फिक्र तो होगी। लेकिन अगर यहाँ तक आए हो तो बाहर भी निकल जाओगे। लेकिन अगर भगवान पे भरोसा नहीं है, और ये मैं भगवान मतलब मन की शांति की बात करता हूँ, तो प्रॉब्लम आपको है। परिस्थिति नहीं बदलेगी। आपको परिस्थिति पे काबू पाना है तो ईश्वर पे भरोसा रखना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बात करूंगा और आगे हम चर्चा करेंगे, प्रिपेयर डोंट प्रेडिक्ट, या प्रिपेयर डोंट पैनिक। पैनिक या प्रेडिक्शन से आपका जो दिमाग है, मन है, चित्त वृत्ति है, वो डामाडोल हो जाएगी। तो तैयारी करें जो आपके हाथ में है, बाकी भगवान पे छोड़ते। इसको मैं नए संदर्भ में बात करूं तो लिव इन नाउ, लिव इन प्रेजेंट। अगर शास्त्रों के बारे में बात करूं तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज आप आपका कर्म कीजिए, फ्यूचर के इच्छा या जो भी मिलेगा वो भगवान पे छोड़ दीजिए। जी, तो ये ठीक है आपने कहा। और बहुत से लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये यहाँ प्रश्न भगवान को मानने न मानने का नहीं है। जैसे गौरव भाई ने कहा, लिव इन नाउ।
आज आप क्या कर सकते हैं, आप अगर भगवान को मानते हैं तो आप भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, आप अपने आप को मानते हैं तो अपने पर भरोसा कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। आज आप जो कर सकते हैं वो करेंगे। आप भविष्यवाणी करने के चक्कर में पड़े रहे और उस चक्कर में अपना वर्तमान खराब किया, ये अच्छी स्थिति नहीं है। अब आपने जो दूसरी बात कही कि प्रिपेयर डोंट प्रिडिक्ट, प्रिपेयर डोंट पैनिक, तो वो प्रिपरेशन आज की तारीख में, और इसमें प्रश्न जो उठ रहा है सबसे बड़ा लोगों के मन में कि प्रिपरेशन का टाइम तो पहले था, अब तो मुसीबत सिर पर है, अब क्या प्रिपेयर करें? देखिए, मैं 3-4 चीजों की बात करूंगा। हाँ, ये बराबर है कि पहले तैयारी करनी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वक्त गुजर गया है और तैयारी ना करें। हम्म, अभी अगर तैयारी करेंगे, फुल प्रूफ हो ना हो, लेकिन अभी भी वक्त तो आने वाला है और हमें उससे बाहर भी निकल। तो 3-4 बड़े बड़े पॉइंट्स की बातें करता हूँ और फिर जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा उसमें थोड़े थोड़े डीप जाते जाएंगे। पहली बात तो ये कि आपका इमरजेंसी फंड, हम लोग प्लानर्स हमेशा कहते हैं कि 3 महीने का रिजर्व रखिए। हम्म, अभी अगर आपने नहीं रखा, अगर आपकी आमदनी चालू है, मतलब जॉब लॉस नहीं हुआ या वॉटेवर, तो धीरे धीरे ये इकट्ठा करते जाए। देखिए, 3 महीने पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, ये पहली बात, ये एक विकल्प है। दूसरा है कि अगर ये नहीं है तो आपने अगर एसआईपी या रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह किया है तो अभी थोड़े वक्त के लिए उसे बंद कर दीजिए। मैं हम्म, ये नहीं कहता कि परमानेंट बंद करें, अभी बंद कर दीजिए और इमरजेंसी फंड बढ़ाइए। हाँ। तीसरा एक दो विकल्प जो है वो उसकी भी बात कर लेते हैं। यानी पहले मैं इसको जरा आपके साफ कर दूं गौरव भाई, एक माफी चाहूंगा, दिक्कत ये है कि सिग्नल की खराबी की वजह, क्योंकि कमजोर सिग्नल है आजकल, बैंडविड्थ बहुत इस्तेमाल हो रही है, दर्शकों को भी साफ कर दूं। मेरी आवाज आपको अक्सर साफ सुनाई पड़ जाती है, मेहमान की कम सुनाई पड़ती है, क्योंकि वो आवाज इंटरनेट के जरिए ऑडियो वीडियो आ रहा है। तो जो बात गौरव भाई ने कही उसको समअप भी कर दूं, साफ कर दूं आपके लिए, उसके साथ उनकी उनका अगली बात पे जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई एसआईपी कर रहे थे या कोई रिकरिंग डिपॉजिट आपने खोल रखा है जिसमें आप हर महीने पैसा जमा कर रहे थे और आपने अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाया हुआ है, तो आपको सलाह दे रहे हैं कि आप एसआईपी को कुछ समय के लिए रोक दें, रिकरिंग डिपॉजिट को बंद कर दें। पहला काम आपका इस वक्त है कि आपका इमरजेंसी फंड इंटैक्ट हो। कैश इज किंग जो कहा जाता है, आपके हाथ में उतना पैसा होना चाहिए जो अगले 3 महीने की आपकी जरूरत पूरी करे। अगर आपके पास ये इमरजेंसी फंड है, और इसके बाद एक दूसरा फंड भी अभी गौरव भाई बताएंगे, जो कहते हैं कि 1 साल का पैसा बैंक में रखा जाए, क्या ये दोनों होने के बाद जो लोग एसआईपी और रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं उनको जारी रखना चाहिए, या उनके लिए भी आप ये सलाह देंगे कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को फिलहाल कुछ समय के लिए मुलतवी करें? नहीं सर, एक दफे इमरजेंसी फंड हो गया, ये 3 महीने का भी हो गया तो फिर आप रूटीन पे जा सकते हैं। लेकिन और एक चीज ध्यान रखें, हम्म, अगर आपने कोई लोन लेके रखी है, हम्म, मतलब आप किस्त भर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, तो ईएमआई के लिए प्रावधान थोड़ा ज्यादा कर दो। 3 महीने का इमरजेंसी फंड, लेकिन ईएमआई 4-5 महीने का रखिए। हम्म, हालांकि सरकार ने छूट दे के रखे है, अगर आप 3 महीने तक ईएमआई नहीं भरते तो आपके रिकॉर्ड्स क्रेडिट स्कोर में दिक्कत नहीं आएगी, ये बराबर है। लेकिन ये इंटरेस्ट फ्री बेनिफिट नहीं है। अगर उदाहरण में बताऊं तो अगर आपने 10 साल का होम लोन है, ये 3 महीने अगर आप ईएमआई नहीं भरते हैं तो आपकी होम लोन की अवधि बढ़ के 10 साल 3 महीना हो जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं तो ये ब्याज चुकाना है। तो आपके पास प्रॉब्लम है तो ईएमआई का प्रावधान भी कर ले। अगर न कर पाए तो ही ये जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट है उसका आप लाभ उठाए, नहीं तो मत उठाइए। और एक साथ 3 महीने के लिए मत कहिए, आपके बैंकर्स को कहिए कि 1 महीना, उसके बाद में दूसरा, उसके बाद में तीसरा। हो सकता है जॉब लॉस ना हो सकता है पे कट ना हो जी, सकता है और कोई आपका जुगाड़ हो गया। हम्म,
तो इसके लिए ये कदम एक साथ न उठाए, धीरे धीरे आगे बढ़े। जी, तो ये आपने सलाह दी है कि उस ईएमआई का मोरेटोरियम जो मिला हुआ है उसका सीधे फायदा उठाने के चक्कर में न पड़े जब तक आप बहुत मजबूरी की स्थिति में न हो। अगर आपकी नौकरी चली गई है, आपकी सैलरी आधी हो गई है, तब तो मजबूरी है, क्या करेंगे। और अगर आपने इमरजेंसी फंड भी नहीं बना रखा है, लेकिन अगर आपने इमरजेंसी फंड बना रखा है या उसको पहले सबसे टॉप प्रायोरिटी पे बनाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। एक दूसरी चीज आ गई है इस बीच, और गौरव भाई, की प्रोविडेंट फंड से 3 महीने का पैसा निकालने की छूट मिल गई है। मतलब वो बड़ी रकम हो सकती, जिनकी तनख्वाह कम है उनके लिए वो अमाउंट ज्यादा है, लेकिन अगर मोटे तौर पे देखें तो 3 महीने की तनख्वाह के बराबर का पैसा निकालने की छूट मिल गई है। लोग अक्सर सोचते हैं पीएफ के बारे में कि ये तो बड़ा बंद रहता है, इसमें से निकालने के मौके नहीं मिलते हैं, मौका मिला है फटाक से फायदा उठा लिया जाए। क्या ये करना समझदारी है? क्या पीएफ का पैसा आलोक निकाल के मुझे अपना इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए? आलोक जी, ये जब अनाउंसमेंट हुई थी तभी मैंने थोड़ी बहुत मिनिस्ट्री को, मतलब आई ट्राइड रीचिंग देम कि विड्रॉल के अलावा लोन का ऑप्शन दे। जी। मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है। अगर ये पैसे निकालते, हालांकि नॉर्मल प्रोविडेंट फंड में विड्रॉल का ऑप्शन है, लेकिन जो एडिशनल विड्रॉल है उसमें लोन का विकल्प नहीं है। तो एक दफे पैसे निकाल लिए फिर आप वापस नहीं डाल सकते, 1 साल 2 साल 5 साल कभी भी नहीं। हम्म। मतलब आपका रिटायरमेंट कॉर्पस उतना छोटा हो गया, उसकी पोटेंसी, जो बीज है वो छोटा हो गया, तो फ्यूचर रिटायरमेंट के टाइम पे आपका कॉर्पस कम रहेगा। अगर लोन का प्रावधान होता तो 3-4 साल में अगर आपकी परिस्थिति ठीक है तो आप वापस डिपॉजिट कर सकते थे। क्योंकि ये विकल्प नहीं है, ये विकल्प इस्तेमाल करने से पहले तो जो मैंने ईएमआई रखा वो करिए। इसे लास्ट रिसोर्ट में ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको रिटायरमेंट के वक्त दिखेगा। और ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद तो गारंटी आपकी इनकम बंद हो गई। अभी तो टेम्पररी होगी, वहां पे जो रिटायर हो गए तो गारंटी बंद हो गई। इसके लिए ये विकल्प आप लास्ट में इस्तेमाल करें। जी, तो गौरव भाई का कहना है कि ये सरकार को भी इन्होंने सुझाव दिया और इनकी राय ये थी कि अगर इस मामले में सरकार इसको परमानेंट विड्रॉल बनाने के बजाय 3 महीने की तनख्वाह लोन के तौर पर निकालने की छूट देती तो बेहतर होता, क्योंकि उसके बाद आदमी उसको धीरे धीरे चुका सकता था और वापस वो फंड उसका दोबारा खड़ा हो जाता, जो फंड असल में उसको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है। तो ये और खास तौर पर अगर आपका रिटायरमेंट दूर है तो ये रकम जो आज बहुत छोटी सी दिख रही है, ये उस समय में कंपाउंडिंग की वजह से बढ़कर काफी ज्यादा हो चुकी होती है। और आप जिसे एक शेर है, लम्हे ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, उस हाल में आपको यहाँ आप थोड़ी सी रकम निकालेंगे, भविष्य में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए इनका कहना है कि बिल्कुल अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें। लेकिन एक सफाई में पूछ लूं गौरव भाई, एक व्यवस्था होती है कि आप पीएफ में एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कटवा सकते हैं। क्या उसका इस्तेमाल करना चाहिए अगर किसी ने निकाल भी लिया है और उसको कुछ समय बाद लग रहा है कि वो इस हालत में है कि अब जमा कर सके, तो अपना एडिशनल पीएफ कटवा ले कुछ समय? सर वो तो करे, जमा कर पाए। अभी तो वापस करने की का प्रावधान नहीं है, लेकिन वैसे भी अगर नहीं भी निकाला है तो आज नहीं तो कल, 6 महीने साल के बाद जब सिचुएशन स्टेबल हो जाए तो जितना ज्यादा उसमें प्रोविजन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कर लीजिए, क्योंकि इवेंचुअली बेनिफिट आपको ही है। और एक दे बात देखिए, उसके कंट्रीब्यूशन में टैक्स बेनिफिट है और रिडम्स मैच्योरिटी के टाइम पे भी का टैक्स बेनिफिट है, और ये कंपाउंडिंग है। तो वैसे कोई प्रोडक्ट्स नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और टैक्स फ्री कंपाउंडिंग है। तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके कर ले। हाँ, और पीपीएफ भी तो करीब करीब ऐसा ही होगा, अगर आदमी पीपीएफ का अकाउंट खोल के उसमें पैसा डाल दे। हाँ आलोक जी, पीपीएफ में भी दोनों विकल्प है, विड्रॉल और लोन के। तो मैं ज्यादा तो यही कहता हूँ कि लोन जब तक ले सके ले ले।
समझिए ऐसा वक्त है कि आप लोन रीपे ही न कर पाए, हाँ। तो वैसे भी मैच्योरिटी के वक्त ऐसे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। हम्म। लेकिन वो ऑप्शन गंवाना क्यों है आज की तारीख में? हमें नहीं पता हमारे फ्यूचर में क्या लिखा है, तो फिर उसकी वजह से आज मेरा जो बीच है रिटायरमेंट का, उसे मैं छोटा। हम्म। सही बात है कि रिटायरमेंट की पूंजी को मैं आज से क्यों खराब करना शुरू कर दूं, जब मुझे पता नहीं है। मुझे आज लग रहा है कि बहुत खराब हालत है, हो सकता है कल की हालत इससे और खराब हो। भगवान करे कि आपकी हालत कल इससे बेहतर हो और परसों उससे और बेहतर हो, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ गई कि स्थिति और खराब हो। ऐसे में जो आपने गाड़े वक्त के लिए पैसा बचा के रखा हुआ है, उसको छेड़ना तो समझदारी नहीं होगी। अब एक सवाल इस वक्त बड़ो भाई चल रहा है जो मार्केट में, ये फ्रैंकलिन टेम्पलेंटल म्यूचुअल फंड की 6 डेट स्कीम्स बंद हो गई। इसको लेके लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि जिसका उस यूनिट में, उस स्कीम में यूनिट जिसने खरीद रखी है, उसका अब क्या होगा? वो आज की तारीख में कहाँ है? क्या उसका पैसा डूब गया है? आलोक जी, पैसा डूबा नहीं है। एक परिस्थिति हम समझे, टंडन ने कहा है कि ये स्कीम में हम नए सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे और रिडम्पशन नहीं देंगे। तो अगर वहां पे कुछ लॉस भी था, ये लॉस है कि नहीं अभी जानना मुश्किल है। उन्होंने इसको स्टॉप लॉस की एक स्ट्रेटेजी दी, रिंग फेंस कर दिया। अभी आगे जाके जब भी ये बॉन्ड्स मैच्योर होंगे, पहली बात ये समझना जरूरी है कि ये स्कीम जो है 6, उसमें पहले से बताया गया था कि ये रिस्क है इसमें ज्यादा। लेकिन फिर भी लोगों ने निवेश किया क्योंकि उन्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो मैं इसमें ये सही है गलत है उसकी बात नहीं करता, हर एक की स्ट्रेटेजी अलग होती है। अभी जिन्होंने पैसे डाले हैं, जिनका निवेश है, अगर वो निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें इस तरह से आगे आ जाएगा कि जब जब वो बॉन्ड जो है वो मैच्योर्ड होंगे, क्योंकि आज की तारीख में टेम्पल्टन वो बॉन्ड बाजार में बेच नहीं सकता, कोई खरीदने वाला नहीं। लेकिन जब जब मैच्योर होंगे और जितने जितने पैसे आएंगे, वो जितने निवेशक है उनको उनके प्रपोर्शन में वापस दिए जाएंगे। तो यह मान लेना कि ये पैसे बिल्कुल वापस से नहीं आएंगे या जो बोरोअर है वो पैसे वापस ही नहीं देंगे, वैसा नहीं होगा। वक्त लगेगा। अलग अलग स्कीम में अलग अलग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है, और उसकी मैच्योरिटी अलग अलग है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल, 1.5 साल। वैसे अलग अलग स्कीम में अलग अलग मैच्योरिटी है। तो जब जब मैच्योरिटी होगी, तब 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 तक के जो खर्चे हैं उसको, मतलब उसका एडजस्टमेंट होके निवेशक को पैसे वापस दिए जाए। ओके। तो इसमें कोई एक अंदाजा हो सकता है, जैसे क्या, जैसे कोई स्कीम 6 महीने बाद मैच्योर हो गई, कुछ 8 महीने बाद हो गई, तो ऐसे क्या टुकड़ों में, किस्तों में पैसा मिलने लगेगा निवेशक को, या सारे मैच्योर होंगे उसके बाद वो बांटा जाएगा? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे ये स्कीम चलेगी नहीं, तो मेरे सेबी के साथ कंसल्टेशन में ये कदम उठाया गया है। तो वो पैसे रख के क्या करेंगे? मतलब दे कांट इन्वेस्ट अगेन, सो दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। अभी ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब रेगुलरली करेंगे या हर 3 महीने में, 6 महीने में, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ये अनाउंसमेंट हुआ शुक्रवार को, शनिचर और इतवार की छुट्टी है। हम्म। एक सोच ऐसी भी चल रही है कि शायद गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट दे दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे 2008 में हुआ था, और उनको बेल आउट करे। हम्म। अभी आगे क्या होगा ये तो प्रेडिक्शन है, हमें रोना पड़ेगा। लेकिन इसका स्ट्रेस लेके आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, मतलब पैसे अभी निकाल नहीं पाओगे। हम्म। तो जैसे हमने आगे बात की कि अभी ये पैसे लॉक्ड है, तो आप और देख ले कि आपके पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं, आपके लोन की क्या परिस्थिति है, और भी पॉइंट हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, उसके लिए अगर वक्त है तो आगे बात करेंगे। ये पैसा आज की तारीख में नहीं गया, कैसे वापस आएगा उसकी भी अनाउंसमेंट हम देखेंगे, और इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। टेम्पलटन की ओर से अगर जरूरत पड़ी तो आपके एडवाइजर से, डिस्ट्रीब्यूटर को कह दो, वो लोग टेम्पलटन से बात करके आपको जानकारी दे देंगे।
जी, तो आपका कहना है कि सीधे आप नहीं बात कर पा रहे हैं, तो आप अपने एडवाइजर से, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछें कि वो टेम्पल्टन से पता करके आपको बताए कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कब तक वो आपको क्लैरिटी देंगे और कब तक आपका पैसा जितना भी मिलना है, हो सकता है पूरा मिल जाए, हो सकता है कुछ कम मिले, हेयर कट हो जाए। क्योंकि एक तरीका जैसा गौरव भाई ने बताया ये है कि वो स्कीमें जैसे जैसे मैच्योर होती जाएंगी वैसे वैसे पैसा वापस आएगा। दूसरा तरीका यह है कि वो उन इंस्ट्रूमेंट्स को, वो जो बॉन्ड और डिबेंचर उनके पास हैं, उनको वो बाजार में ऑक्शन करें और जो बेस्ट प्राइस पर वो बिक जाए उस प्राइस पर बेचकर जल्दी से जल्दी इस फंड को समेट कर लोगों को पैसा बांटें, अकाउंट क्लोज करें, अपना भी प्रिंट छुड़ाएं, दूसरों को भी मुक्त करें। लेकिन वो रास्ता क्या अपनाएंगे ये अभी बाजार का हाल देख के, उनकी स्ट्रेटजी देख के पता चलेगा। आपके लिए, अगर आप इस यूनिट के होल्डर हैं, तो आपके लिए रास्ता ये है कि आप पता करते रहें कि वहां क्या होने जा रहा है। इसके अलावा आप इसमें फिलहाल कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये पैसा बहुत बड़ी मुसीबत में नहीं है, ये मान लेना चाहिए। डूब गया मत मानिए इसको। लेकिन अब इससे जुड़ा दूसरा सवाल है गौरव भाई, और वो बड़ा गंभीर है। लोग कह रहे हैं कि क्या सारी डेट स्कीमें इसी तरह की खतरनाक हैं? क्या हमें सभी डेट म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए, या हमें क्या देखना चाहिए इस वक्त, खास तौर पे डेट वाले म्यूचुअल फंड में, कि कैसे पता चलेगा कि वो रिस्की है या नहीं? लोग जी, पहली बात तो ये है कि जब निवेश किया था तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म पे एक बैरोमीटर रहता है, हम्म। लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क वगैरह। अगर ये आपको शायद नहीं दिखाया गया या आपने नहीं देखा है तो मैं वो पीछे क्या हुआ उसकी बात नहीं करता। हम्म। फिर से उस पे देख ले और देख ले कि आपका जो फंड है, आपने जहाँ निवेश किया है, उसके रिस्क पैरामीटर्स क्या है। अगर हाई रिस्क है या लो रिस्क है, वो जो भी है वो पहले जानकारी ले, फिर आप कॉल ले। मेरे पास दो तीन प्रकार के अलग अलग ईमेल लोग आते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे ओवरऑल डेट फंड में ये मेरा बहुत छोटा सा हिस्सा था और मैंने पूरी जानकारी के साथ इसमें निवेश किया, क्योंकि मुझे रिस्क लेना था, मैं अभी भी ये रिस्क विथस्टैंड कर सकता हूँ और मुझे कंटिन्यू करना है। और दूसरे फंड हाउस के भी क्रेडिट रिस्क फंड्स है। ये पहला हुआ। दूसरे लोग कहते हैं कि हमने किया था लेकिन हमें पता नहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि गलती की क्यों नहीं की, उसके पास में क्या हुआ छोड़ दे। अगर ये आपको नहीं करना था और अगर हो गया है तो निकल जाइए, अभी रुकिए मत। और तीसरी परिस्थिति यह भी है। हाँ जी, मतलब बोलिए। आप अपने फंड का रिस्क प्रोफाइल देखें, और उस फंड के रिस्क प्रोफाइल में अगर हाई रिस्क दिख रहा है और आपकी मंशा हाई रिस्क लेने की नहीं है, तो फिर सलाह यह है कि आप उससे निकल जाए। अगर आपके 100 रुपए लगे हुए हैं समझ लीजिए, और उसमें 3 रुपए हाई रिस्क में है, तो और आप सोचते हैं कि मैं 3 रुपए का रिस्क ले सकता हूं, तो आप उसको छोड़ के रख सकते हैं। लेकिन जो हालत है, अगर इससे आप चिंतित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आप अपने पूरे पोर्टफोलियो के हर एक फंड को बैरोमीटर पे जाके देखें। आपको मनी कंट्रोल पर वैल्यू रिसर्च, वैल्यू रिसर्च बड़ा भारी मॉर्निंग डेटाबेस, स्टार, हाँ बहुत जगह और बड़ा फंड भारी हाउस से डेटाबेस, खुद के पे मिल जाएगा। हाँ। तमाम जगह आपको मिलेगा। ईटी वेल्थ की साइट है, वहां मिल जाएगा। और आप एमफी की साइट पे जाके देख सकते हैं, और अपने म्यूचुअल फंड की साइट में भी जाएंगे, वहां भी बैरोमीटर में आपको रिस्क दिखेगा। तो वो रिस्क आप देख लें, उस रिस्क के हिसाब से खुद फैसला करें, क्योंकि दरअसल ये फैसला तो आप ही को करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना नहीं। वो ना गौरव भाई आपको बता पाएंगे, ना मैं बता पाऊंगा, और आपको हमारी सुननी भी नहीं चाहिए इस मामले में। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, भविष्य आपका है, तो इसलिए वो फैसला भी अंत में आपका होना चाहिए। जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो आपकी जरूरत और आपकी इच्छाओं के हिसाब से आपके लिए एक पोर्टफोलियो बना के दे सकते हैं, लेकिन वो आपका रिस्क लेने न लेने का फैसला कभी नहीं करेंगे। अगर वो कर रहे हैं तो फिर आपको सावधान होना चाहिए इस मामले में। तो गौरव भाई, ये किस्सा तो बहुत अच्छे से है, लेकिन क्या दूसरे फंड्स, जो इक्विटी के फंड हैं, उनमें भी इस वक्त आपको इस तरह का सलाह आप देंगे, यही जो सलाह आपने डेट के लिए दी, कि लोग अपना अपना रिस्क प्रोफाइल देख लें और उस हिसाब से फैसला करें? आलोक जी, नॉर्मली मैं कहता हूँ कि हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स है, जिन पैसों की हमें जरूरत अगले 2 या 3 साल में है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होने चाहिए, नॉट नेसेसरली डेट फंड। हम्म।
में फिक्स डिपॉजिट हो सकती है, बैंक पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड डिबेंचर्स हो सकते हैं, डेट फंड। अभी ये किसी भी वक्त से बाहर की परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। जो पैसे आपको 7, 8, 9 या उससे भी ज्यादा साल के बाद चाहिए, वो डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी फंड, इसे बाहर की परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं। बीच का जो समय है उसके लिए डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन जो है ना, उसे कोविड-19, डीमोनेटाइजेशन, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे वहां मेरा बेटा या बेटी 6 महीने बाद फॉरेन एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि सेंसेक्स डाउन है, पढ़ाई 2 साल बाद में कर लेना। घर में अगर शादी है तो करानी है, और ये तो हमारी जिम्मेदारी हो गई। लेकिन एक बात सोचिए, अगर दिसंबर महीने में हम ये मान लेंगे और यही होगा कि दिसंबर तक ट्रैवलिंग मिल जाए, और अगर आपने प्लान करके रखा है कि दिसंबर में न्यूजीलैंड घूमने जाना है, और उस वक्त अगर इंटरनेशनल एयर टिकट पे जीएसटी बढ़ गया, तो कितने लोग ट्रिप कैंसिल करें कि जीएसटी बढ़ गया, इंटरनेशनल टिकट पे हम नहीं जाएंगे। तो बाहर की परिस्थिति को हमारी आंतरिक अंदरूनी परिस्थिति से लेना देना नहीं है, तो वो जानना जरूरी है। लेकिन निवेश हमारी परिस्थितियों के हिसाब से नहीं के बाहर की परिस्थितियों के। ठीक है, तो गौरव भाई एक दो सवाल हैं लोगों के, और मैंने वो निकाल के रखे इसलिए कि सैंपल के तौर पर, ये मैं सीधे ये नहीं कह रहा हूं मैं, और दर्शकों को भी ये बात मैं साफ कर दूं कि ये जो सवाल मैंने लिए हैं सैंपल के तौर पे लिए हैं। इनका जवाब जरूरी नहीं है कि गौरव भाई यहाँ दे दें। उसके लिए और कुछ लोग आपसे सवाल पूछना चाहें तो आप अपना एक वो बता दें कि कहाँ आपसे संपर्क कर सकते हैं। अगर देखिए, उससे पहले आलोक जी, मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जिन लोगों को जॉब लॉस की शक्यत संभावना दिखती है, वो मेहरबानी करके पैरेलल हेल्थ इंश्योरेंस ले ले। सभी किस्सों में ये देखा गया है कि जॉब लॉस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। आपकी नौकरी तो चली गई लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं रहा, तो ये तो गफलत में मेरा ख्याल है गौरव भाई कि ये सलाह तो सबको देनी चाहिए, खास तौर पे यंग प्रोफेशनल्स को, कि आप अपना एक पैरेलल हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा कर रखें, अपना, अपने परिवार का, फैमिली फ्लोटर जो डिपेंडेंट लोग हैं आपके। क्योंकि नौकरी कई बार चली जाती है, कई बार आपको एक बेटर ऑफर मिलता है, आप खुद चले जाते हैं, तो वो जो एक कंटिन्यूटी होती है, जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं तब तक तो कवर मिलते रहते हैं। लेकिन जिस समय आपने नौकरी बदली उसी समय कोई बीमारी हो गई, तो अगली नौकरी में 30 दिन तक कवरेज नहीं मिलता है, पिछली नौकरी का कवरेज खत्म हो गया है। तो ये झटका, और इसकी कोई तैयारी करके रखता नहीं है। और मान लीजिए जो स्थिति आज है कि नौकरी चली ही जाए, ऐसे में आप नया इंश्योरेंस कराने जाएंगे, तमाम बीमारियां 2 साल तक कवर नहीं होती हैं, तमाम 4 साल तक कवर नहीं होती हैं। इसलिए अच्छा है कि आप इंश्योरेंस लेके रखें। कम उम्र में प्रीमियम भी बहुत कम होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो ये कवरेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात गौरव भाई आपने यहाँ कही, और ये सबको याद दिलाना जरूरी है कि ये करें, इसका इंतजाम वो जरूर करके रखें। हेल्थ इंश्योरेंस ही दरअसल इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। अब जो दूसरी बात, अगर कुछ लोग आपसे सीधे सवाल पूछना चाहें तो किसी वेबसाइट पे कनेक्ट करें या आपको गूगल पे ढूंढ के ही पहुंचे? नहीं, सो गूगल पे ढूंढोगे तो मेरी वेबसाइट है www.gauramashruwala.com। वहां पे ईमेल आईडी है info@gauramashruwala.com। ये एक विकल्प है। मेरा ट्विटर हैंडल है @gmashruwala। जी, वहां पे भी जाके सवाल डाल सकते हैं। दोनों में से कहीं भी जो आपको ठीक लगे वहीं पे आप कांटेक्ट कीजिए, और मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जी। तो ये रास्ते हमने बता दिए। एक दो सवाल मैं सैंपल के तौर पे सामने रख देता हूं, ताकि उससे, और समय बहुत कम है तो छोटे छोटे जवाब लेने पड़ेंगे। एक है अभिषेक मल कैलकाटा से, इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरे पोर्टफोलियो में 3-4 हाइब्रिड फंड है, मुझे क्या हाइब्रिड फंड से निकलकर ब्लू चिप फंड में शिफ्ट कर लेना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हाइब्रिड फंड में भी तो कुछ प्रेजेंट परसेंट डेट का होता है, और डेट अभी सेफ नहीं लग रहा है।
देखिए, मैंने पहले ही बात कर दी कि आप जब ये पैसों की कब जरूरत है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये पैसों की जरूरत है और अगर आपको टेंशन हो रहा है तो आप इक्विटी फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों सेम कैटेगरी नहीं है, एक में डेट है थोड़े बहुत प्रतिशत, एक में 100% इक्विटी है। तो आप यू आर नॉट कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल, सो डोंट लुक एट एक्सटर्नल कंडीशंस एंड टेक अ डिसीजन। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वक्त है मेरे पास तो इक्विटी फंड में जाना है तो जाइए, लेकिन फिर इक्विटी फंड के जो भी पड़ाव है, जो भी हाई लो होंगे, उसके लिए आप ख्याल रखिए, क्योंकि अगर वहां पर भी ऐसी कोई परिस्थिति हुई तो फिर वहां से फिर से मत भागिए। फिर आप वहां से तो अभी जो सही है, हाँ जी, वहां से कहाँ जाएंगे? मतलब इसलिए ये हमेशा एक्सटर्नल भागना। कंडीशन से देख के करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो अटकोगे। और आलोक जी, एक बात मुझे बताए, वक्त कम है। हाँ, अगर इमरजेंसी फंड या स्ट्रेटजी नहीं है ना, हाँ, तो बुरे वक्त में आपको आपका अच्छा निवेश डिस्ट्रेस में निकालना पड़ेगा। आज की तारीख में भी ये हो रहा है, जिन्होंने कंटेंजेंसी फंड नहीं रखा वो इक्विटी फंड लॉस में निकाल रहे। जी सही बात है। तो ये ध्यान रखे कि अगर इक्विटी फंड में जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ कि इसमें वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी आप विस्टैंड कर पाओ और वक्त है तो जाना, नहीं तो मत जाना। जी, ये भी बहुत अच्छी सलाह है। एक बस अब एक क्विक आंसर लूंगा। तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब मैंने स्मॉल कैप में, मल्टी कैप में, मिड कैप में लगा रखा था और इस वक्त सब में निगेटिव दिखा रहा है। कुछ लोग ब्लू चिप में भी कह रहे हैं निगेटिव दिखा रहा है, क्या मुझे निकल जाना चाहिए? क्या ये वक्त निकल जाने का है क्योंकि निगेटिव दिखा रहा है? आलोक जी, देखिए तो वो लोग को नोशनल लॉस है, मतलब ये दिखता है लॉस हुआ नहीं है। अगर ये पैसे इसलिए निवेश किए थे कि लंबे वक्त का समय है, तो वो नोशनल लॉस को निकल जाने के बाद रियल लॉस में कन्वर्ट न करे। अगर वक्त नहीं है तो फिर पहले से ही रहा था और अभी तो निकल ही जाए। लेकिन मेहरबानी करके, क्योंकि ये वक्त अच्छा या बुरा है, ये सोच के आपके नोशनल लॉस को रियल लॉस में कन्वर्ट ना करें। जरूरत है तो फिर कोई चारा ही नहीं है, नहीं तो ये संभालिए। जी, तो गौरव भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इन सवालों के जवाब दिए और मेरे ख्याल से ये जानकारी बहुत काम की है। वक्त खत्म हो रहा है इसलिए यहाँ पे बात खत्म करेंगे, लेकिन अंत में एक बार फिर मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के पास भेजें, जितने ज्यादा से ज्यादा भेज सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी ऐसे हालात में सभी के लिए काम की है। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और किसी जरूरतमंद की मदद करने का कोई मौका आपके सामने आ रहा है तो उसको इस्तेमाल करने से चूकिए मत।